हाँ जी बच्चों, कैसे आप सब लोग? बच्चों मेरी बात समझे। अब तक हम लोगों ने ना कंसोलिडेशन वैसे मोटा तो सब खत्म कर लिया है। अब मेरे पास ना कुछ स्मॉल टॉपिक्स है जो आईसीआई ने अपने मटेरियल में तो कम दिए हैं, पर मुझे लगता है कहीं ऐसा ना हो वो हमारे एग्जाम में आ जाए। तो ये एक स्मॉल टॉपिक्स मैं करवाना चाहता हूं। मैं एक एक टॉपिक समझाऊंगा, उससे रिलेटेड क्वेश्चन कराऊंगा और उससे डिस्कशन करूंगा। जैसे मैंने लास्ट क्लास में एक टॉपिक उठाया था आपका प्रेफरेंस शेयर्स का, लेकिन मैंने उसकी डिटेल डिस्कशन नहीं की थी। मैं थोड़ी सी डिस्कशन के साथ छोड़ना चाहता हूं आपको। अगर 100% प्रेफरेंस शेयर मेरे ना हो फिर तो आपको पता करना ही कुछ नहीं है। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कहां पर जुड़ जाएगी? माइनॉरिटी इंटरेस्ट में। मैं एक छोटा सा क्वेश्चन बनाता हूं, थोड़ी स्पीड से करेंगे। आप कंसेप्ट वाली कॉपी निकाल लें, उसमें लिखेंगे अब छोटी छोटी बातों को। एग्जाम्पल नंबर बनाएं आप एक। अब मैं करने वाला हूं प्रेफरेंस शेयर्स। एग्जाम्पल नंबर क्या चल रहा है? 23। एग्जाम्पल नंबर 23। हमें एक बैलेंस शीट दी हुई है एज ऑन 31 मार्च 2026 की। नीरज लिमिटेड की और मुस्कान लिमिटेड की। जिसके अंदर फिक्स एसेट्स है। मेरा यहां पर मोटिव है आपको यह समझाना कि अगर प्रेफरेंस शेयर में इन्वेस्टमेंट हो तो कैसे करेंगे। इन्वेस्टमेंट इन एम लिमिटेड। इक्विटी शेयर में 80% इन्वेस्टमेंट है और प्रेफरेंस शेयर में 20% इन्वेस्टमेंट है। 6 लाख रुपए की और 90,000 रुपए की। मेरी बात समझ में आ गई आपको? अब मैंने कोशिश की, मैंने पहले सोचा था मत करवाऊं, फिर मैंने कहा करवा देना चाहिए, कोई मुद्दा नहीं है। करंट एसेट्स 160 320 आईसीआई का कोई पता नहीं चलता। इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, 6% डिवेंचर, बैंक लोन और क्रेडिटर। आज बस छोटी मोटी बातें बची हुई हैं मेरे पास। 10 लाख, 8 लाख, 1 लाख, 1.5 लाख और क्रेडिटर 50,000, 70,000, बैंक लोन 1 लाख और 50,000 और 6% डिवेंचर 1 लाख, 1.5 लाख। टोटल करना हो रहा है सब कुछ। जो बचेगा वो रिजर्व एंड सरप्लस में डालने की कोशिश करूंगा मैं। बताए क्या हो रहा है? एन टैली हो रहा है और एम कितना फर्क आ रहा है? कितना का? 2 लाख का। ये लो जी, 2 लाख रुपए रिजर्व एंड सरप्लस डाल दिया इसका। एन लिमिटेड परचेज शेयर्स इन एम लिमिटेड ऑन 1 अप्रैल 2025। P&L अकाउंट ऑफ एम लिमिटेड ऑन 1 अप्रैल 2025 इज रुपीज 1 लाख। प्रिपेयर कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। चलो आ जाओ मेरे साथ साथ सॉल्यूशन करते हैं हम लोग। कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। आप मेरी बात को समझे। मुझे मेरा मेन टॉपिक अब यहां पे आपको समझाने का ये है कि प्रेफरेंस शेयर में इन्वेस्टमेंट की हुई है, क्या होगा? शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, ये शेयर होल्डर फंड हो गया। शेयर होल्डर फंड,
ये आ गई शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस। माइनॉरिटी इंटरेस्ट, नॉन करंट लायबिलिटीज, एंड करंट लायबिलिटीज, नॉन करंट एसेट्स, एंड करंट एसेट्स। ठीक है बच्चों, अब मुझे पहले परसेंटेज ऑफ होल्डिंग निकालना होगा। आ जाओ, परसेंटेज ऑफ होल्डिंग। इक्विटी में मेरी कितनी होल्डिंग है? 80। तो मैं होल्डिंग कंपनी हूं, मुझे कंसोलिडेशन करना होगा एज पर कंपनीज एक्ट रिक्वायरमेंट। AS 21 बताएगा जी कंसोलिडेशन करना है। प्रेफरेंस शेयर में मेरा कोई हिस्सा है? यस, लेकिन क्या उसके 20% से कोई फर्क पड़ता है? ना, हमें सिर्फ इक्विटी को देखना होता है। मैं वही सारी बातें याद कराना चाहता हूं आपको प्रेफरेंस शेयर के बारे में। अब कैसे करेंगे? कैलकुलेशन ऑफ गुडविल और कैपिटल रिजर्व। ठीक है, तो चलें। इक्विटी में कितनी इन्वेस्टमेंट है और प्रेफरेंस में कितनी इन्वेस्टमेंट है? इन्वेस्टमेंट कितनी है? 6 लाख और 90,000 माइनस नेट एसेट्स। अब जिस दिन शेयर परचेज किए थे उस दिन की नेट एसेट्स देखनी होगी। बात समझ में आ गई? कैलकुलेशन ऑफ नेट एसेट्स। नेट एसेट्स तो कैसे करेंगे? नेट एसेट्स कैपिटल इक्विटी की और प्रेफरेंस की। इक्विटी कैपिटल कितनी है मेरी? 8 लाख और प्रेफरेंस की 1.5 लाख। कंपनी के अंदर जितने भी प्रॉफिट पड़े उसमें प्रेफरेंस का तो हिस्सा ही नहीं होता। प्रेफरेंस की तो आ गई नेट एसेट्स 1.5 लाख। जब जो प्री पोस्ट प्रॉफिट निकालने होंगे, किसके लिए निकालने होंगे? सिर्फ इक्विटी के लिए। प्री एंड पोस्ट प्रॉफिट्स, टोटल पोस्ट प्री जर्नल रिजर्व। कितने जर्नल रिजर्व है? 2 लाख। आप इसे रिजर्व एंड सरप्लस 2 लाख। और स्टार्टिंग में कितने थे? क्वेश्चन में गिवन था 1 लाख। इजी है ना बच्चों? 1 लाख। तो पोस्ट कितना हो गया? 1 लाख। प्री वाले प्रॉफिट्स ये चले गए ऊपर 1 लाख। टोटल कितना हो गया? 9 लाख नेट एसेट्स। यहां पर होल्डिंग नीरज लिमिटेड का हिस्सा और माइनॉरिटी इंटरेस्ट 80% है ना हमारा हिस्सा। 80,000 और 20,000। यहां पर एच लिमिटेड का हिस्सा और माइनॉरिटी इंटरेस्ट 7 लाख 20,000 और 1,80,000। यहां पर 20% हमारा है 30,000 और 1,20,000। बोलो बच्चों, अब 7-20 ऊपर चला गया। ये यहां आ गया कैपिटल रिजर्व 1,20। यहां से 30,000 ऊपर चला गया। यहां आ गई गुडविल। नेट क्या हो गया? कैपिटल रिजर्व। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? मैं जानबूझ के कोशिश की कि मैं आपको ये सब कुछ सिखा सकूं। मैं कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में जाता हूं, इन सबको कंसोलिडेट करके दिखाता हूं आपको। और यहां का जा रहा हूं, यहां शेयर कैपिटल तो मेरी आनी है सिर्फ 10 लाख। प्रेफरेंस भी मेरी आनी है सिर्फ 1 लाख। ऐसे ही होना है ना, 10 लाख और 1 लाख।
इक्विटी 10 लाख, प्रेफरेंस शेयर 1 लाख, रिजर्व एंड सरप्लस में, मेरे तो रिजर्व एंड सरप्लस ही नहीं है, इसके तो मैं जोड़ूंगा ही नहीं, मैं तो सिर्फ ये देखता हूं रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर मुझे कितने पैसे मिलने वाले हैं। 80 ये, बस बोलो 80 में तो हिस्सा है मेरा। पी एंड एल। और कैपिटल रिजर्व कितना आया है? 60,000। समझ में आगे बात मेरी? आगे चलो। बैंक लोन 6% डिवेंचर 2.5 लाख, इसका तो कुछ किया ही नहीं हमने। बैंक लोन 60,000 नहीं 1.5 लाख, बैंक लोन भी हो गया। बैंक लोन के बाद क्रेडिटर 1.20, क्रेडिटर के बाद ये तो खत्म। फिक्स एसेट्स 16 लाख, इन्वेस्टमेंट खत्म। करंट एसेट्स 1.60 और 32, 3.20, 4.80। माइनॉरिटी इंटरेस्ट रह गया है। माइनॉरिटी इंटरेस्ट, प्रेफरेंस का माइनॉरिटी 1.20, इक्विटी का माइनॉरिटी 1.80, 1.20 1.80, और पोस्ट के प्रॉफिट में 20। हो गई बैलेंस शीट टैली। चेक करें जल्दी से जल्दी। मैं आपको बताने ये वाला था कि अगर प्रेफरेंस शेयर्स आ जाएं तो आप कैसे करेंगे। मैं इसे थ्योरी में लिखवाना चाहता हूं प्रेफरेंस शेयर्स को। ये सब कुछ ठीक किया ना आपने? ठीक है ना? कैलकुलेशन बैलेंस शीट मैच होगी है ना? कैपिटल रिजर्व कितना फर्क आ रहा है? मैच हो रही है? कैसे मूर्ख है, डरा रहे हैं बैठ के। 20,80,000 मूर्ख। आप लोग मेरे साथ साथ थ्योरी में लिखेंगे इस बात को नोट बनाकर। डिविडेंड भी रह रहा है, कोई बात नहीं, आप नोट बनाकर लिखें। डिविडेंड के भी लिख ही लें। आपका डिविडेंड की एडजस्टमेंट भी रह रही है। डिविडेंड डिविडेंड एस लिमिटेड सब्सिडरी लिमिटेड की बात करते हैं। एंट्री मेड, वो एंट्री बना चुकी है, तो क्या करोगे आप इसे पोस्ट में ऐड और प्री से लेस। ठीक है, क्योंकि ये प्री एक्विजिशन डिविडेंड था। ठीक है, एच लिमिटेड क्या करेगी? परसेंटेज ऑफ डिविडेंड इन्वेस्टमेंट में से लेस और पी एंड एल में से लेस होगा। ये सब प्री डिविडेंड के होंगे। प्री डिविडेंड, ये भी प्री डिविडेंड का होगा। ठीक है, अब नोट बनाकर लिख लें आगे। नोट
50 more than 50% for the purpose of consolidation, equity share is considered. शेयर्स इज कंसीडर, इक्विटी शेयर कंसीडर करने हैं आपको, ठीक है। मेरी बात समझ में आ गई? कौन से शेयर कंसीडर करने हैं? सिर्फ इक्विटी शेयर। इफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल ऑफ एस लिमिटेड आल्सो प्रोवाइडेड, अगर क्वेश्चन में आपको प्रेफरेंस शेयर कैपिटल एस लिमिटेड की भी दी जाती है तो दो बातें होंगी। इफ एच लिमिटेड हैव नो इन्वेस्टमेंट इन प्रेफरेंस शेयर, तो क्या करेंगे आप? एडेड इन माइनॉरिटी इंटरेस्ट, माइनॉरिटी इंटरेस्ट, तब तो आप सीधा प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को माइनॉरिटी इंटरेस्ट में ऐड कर देंगे। इफ एच लिमिटेड हैव सम इन्वेस्टमेंट इन प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ एस लिमिटेड, तो आप क्या करेंगे? अपनी जितनी भी इन्वेस्टमेंट है उसमें से माइनस करेंगे प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का पोर्शन, गुडविल और कैपिटल रिजर्व आएगा, और बैलेंस पोर्शन ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल एडेड इन माइनॉरिटी इंटरेस्ट, बैलेंस शेयर ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल एडेड इन माइनॉरिटी इंटरेस्ट। अब सुने, मैं अब आपको बताना चाहता हूं, छोटी छोटी बातें बतानी आज, जो छोटी छोटी की बात बची हुई है, ताकि कोई बात रहे ना। प्रेफरेंस शेयर की बात हो गई। अब मैं बताना चाहता हूं कंसोलिडेटेड पी एंड एल बनाना। पहले मैं नोट बना के दिखा दूं, उसमें क्या दिक्कत आएगी, लिख ले एक बार। व्हेन वी प्रिपेयर कंसोलिडेटेड पी एंड एल अकाउंट, तो जो भी आपस के अंदर इनकी सेल परचेज होगी वो माइनस हो जाएंगी। मान लो एक ने सेल करके दूसरे ने परचेज कर रखी हैं, आप उसे एडजस्ट करके कॉन्ट्रा कर देंगे, ये कॉन्ट्रा हो जाएंगी। कोई भी ऐसा है जो एक ने इनकम बना रखी है और एक ने खर्चा बना रखा है, वो भी आपस में कैंसिल हो जाएगा। ये सब आपस में कैंसिल हो जाएंगे। मेरी बात समझ में आ रही है? बस यही होगा इसके अंदर। ये होता है कंसोलिडेटेड पी एंड एल अकाउंट। मैं आपको करके दिखाता हूं कंसोलिडेटेड पी एंड एल अकाउंट। आ जाओ अपने स्टडी मटेरियल पर, एक कंसोलिडेटेड पी एंड एल अकाउंट बनाकर दिखा देता हूं। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 जल्दी लिखो फास्ट। कंसोलिडेटेड पी एंड एल अकाउंट में कुछ भी समझने की बात नहीं है, जो भी इनके आपस में कॉन्ट्रा होगी वो मैं हटा दूंगा। मैं आपको ये करके दिखाना चाहता हूं कि देखो ऐसे क्वेश्चन होता है ये वाला। चलो आ जाओ। एच लिमिटेड एंड इट्स सब्सिडरी एस लिमिटेड प्रोवाइडेड द फ्लोइंग इंफॉर्मेशन फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च। ये सेल परचेज गिवन है सब। एच लिमिटेड सोल्ड गुड्स टू एस 120 लाख, कॉस्ट प्लस 20%। एच लिमिटेड ने एस लिमिटेड को सामान बेचा। किसने बेचा है? एच ने। एच की सेल कम करूंगा, एस की परचेज कम करूंगा। इन्वेंट्री ऑफ एस लिमिटेड इंक्लूड्स सच गुड्स वैल्यू ₹24 लाख।
24 लाख रुपए का सामान बचा हुआ है, वो कहां पे होगा? क्लोजिंग स्टॉक में। एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस ऑफ एस लिमिटेड इंक्लूड 5 लाख पेड टू एच लिमिटेड एज कंसल्टेंसी फीस। एस ने एडमिनिस्ट्रेशन के खर्चे किए, एच ने वो खर्चे लिए और अपनी इनकम बना ली। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस ऑफ एच लिमिटेड इंक्लूड्स 10 लाख पेड टू एस लिमिटेड एज कमीशन। एच लिमिटेड होल्ड 80% ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल इन एस लिमिटेड प्रायर टू इतना। एच लिमिटेड टुक क्रेडिट ऑफ इट्स P&L अकाउंट द पोर्शन ऑफ द अमाउंट डिविडेंड डिक्लेयर्ड एंड पेड बाय एस लिमिटेड। आप कंसोलिडेटेड, मैं बताऊंगा क्या क्या बातें हैं। कंसोलिडेटेड P&L अकाउंट बनाओ, क्योंकि अभी आपको बनाना नहीं आता। एक क्वेश्चन के जरिए मैं दिखाना चाहता हूं, उसके बाद आपको कभी दिक्कत आएगी भी नहीं। आ जाओ मेरे साथ साथ, आप बनाते हैं कंसोलिडेटेड P&L अकाउंट। इलिस्ट्रेशन 15 कंसोलिडेटेड P&L अकाउंट नए फॉर्मेट में। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, मटेरियल कंज्यूम्ड, चेंज इन स्टॉक, वेजेस एंड सैलरीज, प्रोडक्शन, जो भी चीजें होंगी सब कुछ बनाते चले जाएंगे। एक एक चीज को लेते हैं। पहले सबसे पहले लिखा हुआ है सेल, 6000 की टोटल सेल लिखी हुई है। मैं कैसे करूंगा, मेरे साथ ध्यान से। सेल एंड अदर इनकम दोनों लिखा हुआ है इसके अंदर। मैं एक शेड्यूल बनाता हूं, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, न्यू फ्रॉम ऑपरेशन एंड अदर इनकम, इकट्ठा बनाया हुआ है इन्होंने। 1, आप मुझे बताएं एच लिमिटेड की सेल कितनी है? 5000। एस लिमिटेड की सेल कितनी है? 1000। टोटल कितना हो गया? 6000। अब ध्यान से एक एक बात बताएगा आपस में, सेल कितनी है। एच ने सामान बेचा था एस को 120 लाख का, एस की परचेज में से लेस करूंगा और एच के सेल में से। तो पहले मैं यहां से सेल में से इंटर कंपनी सेल 120। आगे इन्वेंट्री ऑफ एस, ये तो स्टॉक की बात है। ये 5 लाख रुपए की कंसल्टेंसी फीस एच ने अपनी इनकम बना रखी होगी और एस ने अपना खर्चा बना रखा होगा। उसका खर्चा कम करूंगा, इसकी इनकम कम करूंगा। कितनी इनकम कम होगी? 5 लाख। कंसल्टेंसी फीस, उसे खर्चों में से बिल्कुल कम करूंगा। सेलिंग कमीशन, एस ने इनकम बना रखी होगी, बोलो, तो कमीशन कितने रुपए है? कितनी सेल होगी? 5865। ये आ गई मेरी सेल 5865 फन में है। अब आगे चलते हैं। सेल होगी, सेल के बाद रॉ मेटेरियल कंज्यूम लेते हैं 800 और 200। देख लेते हैं, रॉ मेटेरियल कंज्यूम बनाते हैं। मटेरियल कंज्यूम 2, मटेरियल कंज्यूम एच लिमिटेड का और एस लिमिटेड का 800 और 200 कितना हो गया? 1000। ये परचेज है, 120 रुपए किसने सेल मानी हुई थी, तो इसने क्या मानी हुई होगी? परचेज, इंटर कंपनी परचेज कितना? 120। कितना आ गया? 800। अभी ये कंसल्टेंसी फीस और ये सब भी कम करूंगा, 880। ये आ गया मटेरियल कंज्यूम्ड। अगला स्टॉक, चेंज इन स्टॉक
लिखा हुआ है क्लोजिंग लेस ओपनिंग 1000 और 200, एच लिमिटेड का 1000, एस लिमिटेड का 200, टोटल 1200। कोई अनरियलाइज प्रॉफिट है तो देख लो, अनरियलाइज प्रॉफिट 4 लाख का। इन्वेंट्री ऑफ एस लिमिटेड इंक्लूड 24 लाख रुपए, कोस्ट प्लस 20% पे समान है, तो 24 लाख डिवाइड बाय 120 इंटू 20, अनरियलाइज प्रॉफिट कितना आ गया, कितना हो गया टोटल 1196। चेंज इन स्टॉक आ गया। अब आगे चलो, चेंज इन स्टॉक के बाद वेजेस एंड सैलरी, प्रोडक्शन के खर्चे, इन दोनों खर्चों में प्रॉब्लम है। वेजेस में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, सीधा वेजेस तो सीधा ही लिख देता हूं। वेजेस एंड सैलरीज 800 और 150 950। प्रोडक्शन एक्सपेंसेस 300, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस बना लें इसका शेड्यूल। एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस एच लिमिटेड और एस लिमिटेड 200। कोई कॉमन इनकम बना रखी हो तो देख लो, ये रहा। एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस में 5 लाख रुपए इंक्लूड है, कॉन्ट्रा 5 लाख 295। स्टेशन 295। अब आगे एडमिनिस्ट्रेशन के बाद सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, शेड्यूल ही बना लो इसका भी। पांच में सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, देखो कुछ नहीं कर रहा ना मैं, इनकम और खर्चों को ही तो माइनस कर रहा हूं। एच लिमिटेड की और एस लिमिटेड की कितने सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन 250, माइनस कॉन्ट्रा कितने रुपए के खर्चों की उन्होंने इनकम बनवा रखी है 10 लाख की। ये बातें हो गई सारी, कितना आ गया 240। आगे इंटरेस्ट 150, डेप्रीशिएशन 150, कोई एडजस्टमेंट तो है ही नहीं। फाइनेंस चार्जेस कितने रुपए है 150 और डेप्रीसिएशन 150, टोटल जोड़ो कितना आ गया। ये ए ये बी, ए माइनस बी प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ गया। और कितना 416, क्या चीज है टोटल, ये तो 5865 आ गया। ये कितना टोटल आ गया 17, पक्का 41, मेरे को ज़्यादा लग रहा है कि 800 1196 सारे 4000 कहाँ तक पहुँचा दिया आपने। मुझे तो दिक्कत लग रही है इसमें यार। ये 11 चेंज इन स्टॉक माइनस में है, सॉरी क्लोजिंग स्टॉक ज़्यादा है, क्लोजिंग स्टॉक लेस ओपनिंग स्टॉक था ना यार। ये माइनस में था 1769। अब ए माइनस बी प्रॉफिट बताओ 4096। अब और कोई चीज है क्या देखना, यहां तक की बातें तो हो गई, ये भी हो गई,
बस, और तो कोई बात ही नहीं है, खत्म। ये तो शेयर खरीदे या डिविडेंड डिविडेंड सब बात की बातें हैं। कोई टैक्स वैक्स होता तो माइनस कर देता, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ जाता। क्या आपको कंसोलिडेटेड पी एंड एल अकाउंट समझ में आ गया? इसमें किसी ने भी कुछ पूछना हो तो पूछ सकता है कि कंसोलिडेटेड पी एंड एल अकाउंट से बनता कैसे है। तो मैंने आपको थ्योरी में लिखवाने की भी कोशिश की कि इंटर सेल परचेज माइनस हो जाएंगे, खर्चे इनकम माइनस हो जाएंगे, स्टॉक में से अनरियलाइज्ड प्रॉफिट माइनस हो जाएंगे, बस और कुछ भी नहीं करना आपको। एक मिनट, हमारा एक ही लेस रह गया ना पे 16। वैसे वो नहीं है जो मैं सोच रहा था, फीफो है, लीफो है, यही है। चलो मैं पहले आपको कैश फ्लो के बारे में बताता हूं। कंसोलिडेटेड कैश फ्लो स्टेटमेंट भी बनती है। कैसे बनती है, एक एग्जांपल के जरिए फिर वो डिस्कस करता हूं। सिंपल कुछ नहीं करूंगा, दो कैश फ्लो को जोड़ दूंगा, कुछ भी नहीं करूंगा, आपको बनानी नहीं है, बनी बनाई मिलेंगी। कैसे, एग्जांपल लिखो, एग्जांपल नंबर 24। नीरज लिमिटेड है और मुस्कान लिमिटेड है। ऑपरेटिंग एक्टिविटी, नीरज लिमिटेड के नेट प्रॉफिट 10,000 प्लस डेप्रीसिएशन 5,000 प्लस इंटरेस्ट पेड 3,000 माइनस प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स 1,000, ये बना हुआ है 17,000। इसके बाद इंक्रीज इन करंट एसेट्स 1,000 माइनस इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी 500 ऐड, ये बन गया 16,500 ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ये नीरज की कैश फ्लो बनी हुई है। इन्वेस्टिंग, सेल ऑफ फिक्स एसेट्स, परचेज ऑफ फिक्स एसेट्स 1,000 1,500 माइनस के 500। फाइनेंसिंग एक्टिविटी, इश्यू ऑफ शेयर्स 10,000, इंटरेस्ट पेड 3,000 7,000। ये कैश फ्लो हो गए 23,000 रुपए के। ओपनिंग 100 रुपए, टोटल 23,100। ये नीरज की कैश फ्लो बनी हुई है। कोई डाउट है किसी को बच्चों? मुस्कान की कैश फ्लो दिखाता हूं आपको। समझ में आ गया ना बच्चों? ये मुस्कान की कैश फ्लो, नेट प्रॉफिट है 12,000, डेप्रीसिएशन है 7, इंटरेस्ट पेड है 2, प्रॉफिट ऑन सेल 2, टोटल हो गया 19,000। 500 रुपए के इंक्रीज है, 200 रुपए ये है, ये बन गया 18,700। दो कैश फ्लो बनी हुई है, एक नीरज लिमिटेड की, एक मुस्कान लिमिटेड की, दो अलग अलग हैं। समझ में आ रही है ना बच्चों आपको बात? अब इन्वेस्टिंग में भी ऐसी बना देते हैं, कुछ भी लिख देता हूं ना। 1,700 की फिक्स एसेट्स, 1,800 रुपए की परचेज, 100 का नेगेटिव, ये कर दिया मैंने।
1700, 1800, 100 का नेगेटिव, 4000, 2000, 2000 नेगेटिव, टोटल पॉजिटिव, 20,600, 200 ऐड हो गए, 20,800। प्रिपेयर कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, प्रिपेयर कंसोलिडेटेड कैश फ्लो स्टेटमेंट, प्रिपेयर consolidated cash flow statement. Solution: consolidated cash flow statement, operating activity, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में नेट प्रॉफिट दोनों का जोड़ के 22,000, बस कुछ भी नहीं करना, नेट प्रॉफिट 10,000, 12,000, आपने और कुछ नहीं करना, 22,000 का नेट प्रॉफिट आ गया। उसके बाद डेप्रीसिएशन 12,000, 7, 5, 12। डेप्रीसिएशन के बाद इंटरेस्ट 3,2, 3,000, 2,000, 5,000। इंटरेस्ट के बाद प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स 3,000, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स 3,000, टोटल 16,500 और 18,700 कितना, ये 17 और 19 कितना आ गया, 36। इंक्रीज इन करंट एसेट्स 1,500 और लायबिलिटी में 700। इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज कितनी है, 700। ऑपरेटिंग एक्टिविटी आ गई, कितना आ गया, 33,200, 35,200। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के अंदर सेल ऑफ फिक्स एसेट 2,700, परचेज ऑफ फिक्स एसेट्स 3,300 और 600 नेगेटिव। फाइनेंसिंग एक्टिविटी इश्यू ऑफ शेयर 14,000, इंटरेस्ट पेड 5,000। इश्यू ऑफ शेयर्स, इंटरेस्ट पेड कितना आ गया, टोटल कैश 43,600 प्लस ओपनिंग दोनों को जोड़ के 300, क्लोजिंग आ गया। ये होती है कंसोलिडेटेड कैश फ्लो स्टेटमेंट। आपने कोई एडजस्टमेंट कुछ नहीं समझनी, आपको बस पता होना चाहिए कि ऐसे बनती है कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल्स। तो लिख ले नोट बनाकर थ्योरी में, वी आर आल्सो प्रिपेयर्ड कंसोलिडेटेड कैश फ्लो स्टेटमेंट। पता होना चाहिए कि हम कैश फ्लो स्टेटमेंट भी कंसोलिडेटेड बनाते हैं। आपने करना कुछ नहीं होता, उसकी बुक्स में जाओ पूरी कैश फ्लो बना लो, उसकी बुक्स में जाओ पूरी कैश फ्लो बनाओ, बाद में दोनों को जोड़ दो। अब उसकी बुक में कैश फ्लो बनाना, ये तो कैश फ्लो चैप्टर में आएगा, यहां थोड़ी ना आ जाएगा आपको।
अब आपको कैश फ्लो, मान लो मैं कह दूं मेरी बुक्स में कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाओ, आपको कोई दिक्कत थोड़ी ना है, मेरी बुक्स से कैश फ्लो बनाना है। मैं कह दूं राम की बुक्स में कैश फ्लो बनाओ, तो सिंपल जाके उसकी बुक्स में कैश फ्लो बनाओ, बाद में तो जोड़ते हुए चले जाना है ना, बस कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। एक ही टॉपिक रह गया है जिसका एग्जाम्पल भी बचा हुआ है। टॉपिक क्या है मैं पहले आपको यह बता दूं। नीरज लिमिटेड है, मुस्कान लिमिटेड है। नीरज लिमिटेड कौन सी कंपनी है? होल्डिंग। मुस्कान लिमिटेड अपना अकाउंटिंग ईयर लगाती है जनवरी से दिसंबर, नीरज लिमिटेड लगती है अप्रैल से मार्च। किसके हिसाब से चलोगे? कंसोलिडेशन कौन कर रहा है? नीरज। वो इसकी बुक्स को चेंज करेगा, उसकी बुक्स को जनवरी से दिसंबर, मार्च, अप्रैल से मार्च बनवाएगा, एडजस्टमेंट करेगा और फिर कंसोलिडेट करेगा। इसकी अकाउंटिंग पॉलिसी अलग है, इसकी अकाउंटिंग पॉलिसी अलग है। कंसोलिडेशन कैसे करें? इसकी अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज करनी होगी, इसके हिसाब से नए फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनेंगे, इसकी अकाउंटिंग पॉलिसीज को मानते हुए फिर कंसोलिडेशन होगा। मतलब यूनिफॉर्म अकाउंटिंग पॉलिसी होनी चाहिए दोनों की, तभी कंसोलिडेशन पॉसिबल है। अगर यूनिफॉर्म अकाउंटिंग पॉलिसी नहीं होगी तो कंसोलिडेशन ही नहीं हो पाएगा। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई? पक्का? अगर किसी को याद हो तो जब भी मैं कहता था कि पहले लेक्चर याद हो, सबसे पहले मान लो किसी पे इंड एस लगने हैं तो मैं कहता था इनकी होल्डिंग सब्सिडरी भी, उसका काम था ना भाई, होल्डिंग सब्सिडरी कैटेगरी पूरी करे ना करे, उनकी अकाउंटिंग पॉलिसी तो सेम करवाओगे तभी तो कंसोलिडेशन होगी। बस ये एक छोटा सा टॉपिक रह गया मेरे सामने।